हेलो दोस्तों। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज थे। तो उसमें हमने न्यूक्लियर एनर्जी का याद हो तो हमने न्यूक्लियर फिशन पढ़ा था और न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा था। तो एक बार दोबारा से याद करते हैं कि न्यूक्लियर फिशन क्या था और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिशन हमने देखा था कि अगर कोई बड़ा हमारे पास न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम या प्लूटोनियम, तो जब ये ब्रेक होता है दो न्यूक्लियस में तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि मास डिफरेंस आता है E = डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक, तो ये जो मास डिफरेंस आया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी इन न्यूक्लियस के बीच में। देखो ये जो दो न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस का मास बराबर नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक, और जो सेकंड प्रोसेस थी न्यूक्लियर फ्यूजन, उसमें हमने समझा कि अगर दो न्यूक्लियाई छोटे न्यूक्लियाई हम फ्यूज करें तो एक बड़ा न्यूक्लियाई बनता है। अब ध्यान कैसे रखना है? ध्यान रखने के लिए मैंने बताया था कि फिशन में ऐसे याद रखो जैसे बाइनरी फिशन होता है। फिशन मतलब टूटना, तो मतलब जब कोई बड़ा न्यूक्लियस टूटेगा तो वो दो छोटे न्यूक्लियस बनाएगा, वही मेरा न्यूक्लियर फिशन है। और फ्यूजन में जब दो छोटे टकराएंगे और एक नया बढ़ाएंगे तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। दो वर्ड है, कंफ्यूजन नहीं रखना, फिजन से तुम समझ जाओगे। ठीक, तो इन्हीं का हम यूज़ करके अब हम समझेंगे इस लेक्चर में हाइड्रोजन बॉम्ब क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉम्ब समझना है तो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। पहली बात, ये जो बॉम्ब है ये भी जो न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन के कंसेप्ट पे बेस्ड है, बस उसका थोड़ा हाई लेवल का है। कैसे कि इसमें क्या होगा कि तुम सबसे पहले एक फिजन है, पहले इसको समझो थियोरेटिकल क्या चीज़ है कि फिजन होगा यूरेनियम और प्लूटोनियम का। अब फिजन कैसे होगा? तुम ये बात समझते हो कि जब मैं न्यूक्लियस लूँगा यूरेनियम का या फिर प्लूटोनियम का, ठीक, तो जब इसमें एक न्यूट्रॉन होगा यहाँ पे, उससे हम स्ट्राइक कराएंगे तो ये जो न्यूक्लियस है ब्रेक हो जाएगा। अब जब ये न्यूक्लियस ब्रेक होगा तो दो छोटे न्यूक्लियस में बनेगा, है ना, और एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। अब हम इस एनर्जी का यूज़ करेंगे, ये जो दो यहाँ पे देखो, याद करो यहाँ पे लिखा है ड्यूटेरियम लिथियम। तो लिथियम का तुम्हें पता है, लिथियम का Li सिंबल, एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, एटॉमिक मास 6। ठीक, ड्यूटेरियम का तुम्हें पता है हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप होता है, तो दो मास होता है, एटॉमिक नंबर 1। ठीक, याद करो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, उसमें से सेकंड वाला ये है। तो इस बॉम्ब में क्या है कि जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि बीच में है ये न्यूक्लियर फिशन करेगा तो न्यूक्लियर फिशन करने से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, अब यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई और ये बीच में रखा है और उसके चारों तरफ ये ड्यूटेरियम लिथियम की सरफेस है। ठीक, जब इसमें एनर्जी रिलीज हुई तो हमें पता चला 10⁷ केल्विन तक का टेम्परेचर जो है रेज करता है, और बहुत ही कम टाइम के अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ड्यूटेरियम और लिथियम मेरे पास दो छोटे न्यूक्लियाई हैं। ठीक, तो तुमने क्या देखा है न्यूक्लियर फ्यूजन में कि हम इतनी एनर्जी देते हैं कि ये दोनों न्यूक्लियस आपस में स्ट्राइक करें, एक दूसरे से टकराएं और एक नए न्यूक्लियस का जनरेशन करते हैं, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, तो इनको अगर मैं एनर्जी देना चाहता हूँ तो मैंने कहाँ से दी? इस फिजन ऑफ यूरेनियम और प्लूटोनियम से। मतलब पहले जो इसके अंदर एक बॉल सी है पूरी है, पहले ये जो बीच में रखा है वो ब्लास्ट होगा, फिजन होगा, जो भी यूरेनियम और प्लूटोनियम का है उससे एनर्जी रिलीज हुई 10⁷ केल्विन में, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया। ठीक, अब इतना टेम्परेचर जब हुआ तो जो छोटे दो न्यूक्लियस थे ये आपस में क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे और इससे एक डेवेस्टेटिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसी प्रोसेस को हम हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर तुम खुद समझो कि एक तुम्हारा ये न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ये सिंपल न्यूक्लियर बॉम्ब था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के ऊपर गिराया था। ये सिंपल किस पे बेस्ड था? यूरेनियम और न्यूट्रॉन के आसपास में स्ट्राइक से। ठीक,
लेकिन जो हाइड्रोजन बॉम्ब का फॉर्मेशन और जो टेस्ट करा, उन्होंने क्या करा था कि इसके फ्यूजन से जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी को यूज़ करो इनके दोनों के स्ट्राइक से। तो तुम एक बात समझो कि अगर मेरे पास ये दो, एक छोटा सा बॉम्ब है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बॉम्ब है, ठीक, तो इससे जो एनर्जी रिलीज हुई उसका हमने यूज़ करा इस बड़े वाले को स्ट्राइक करने में या फोड़ने में, तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक, तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब का कंसेप्ट है। तुम्हें ध्यान में क्या रखना है कि पहले इसमें फिजन प्रोसेस हुआ, उसके बाद इनका फ्यूजन हुआ। फ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, है ना। तो हाइड्रोजन बॉम्ब का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ऐसा डायग्राम बना के माइंड में रखोगे तो आसानी से क्लियर रहेगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी हमने पढ़ी उसके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। न्यूक्लियर एनर्जी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी बहुत इतनी ज़्यादा होती है कि एक बड़ी सिटी को एक साथ गायब कर दे या अंडरग्राउंड कर दे। कि अगर ये सिटी ऐसी है और यहाँ पर मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन करा तो ये पूरी सिटी जो है नीचे एकदम धंस जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। इतना ज़्यादा जो इसका इफ़ेक्ट होता है न्यूक्लियर बॉम्ब का। ठीक, तो न्यूक्लियर बॉम्ब में इतनी ज़्यादा एनर्जी है तो हम इसका कंजर्व करके या किसी तरीके से बाउंड्री में बांध के हम यूज़ करते हैं। तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में ऐसा ही होता है कि जो वॉल्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कंक्रीट्स वॉल्स होती है, बहुत सारी लेयर्स होती है। तुम अगर साइंस म्यूज़ियम में कभी जाओगे तो वहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का एग्जीबिशन हॉल है, तो वहाँ जाके ज़रूर विज़िट करना। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है हमारे आसपास जो नेशनल साइंस सेंटर न्यू दिल्ली में है, वहाँ पर एक एग्जीबिशन है, उसमें सारी पावर रिएक्टर्स की चीज़ें बता रखी हैं, एक्सप्लेन करी हैं। तो ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वहाँ पे तुम्हें वीडियोस और साथ में फ़ोटोज़ वगैरह जो भी पावर रिएक्टर्स हैं इंडिया के अंदर लोकेटेड, कुछ मैंने नाम भी लिखे हैं यहाँ पे, जैसे तारापुर, नरोरा, कैगा, काकड़ापुर, अलग अलग स्टेट्स में बने हुए हैं जहाँ पर ये थोड़ा शहर से दूर होते हैं। अब इन सब का दूर होने का यूज़ क्या है और कि जो न्यूक्लियर एनर्जी हमें मिल रही है इतनी ज़्यादा, हम क्यों इसका यूज़ नहीं करते अभी भी लार्ज स्केल पे। तो उसका रीज़न क्या है? पहला पॉइंट कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स की तरह काम कर सकते हैं, जैसे यूरेनियम, इनका लगातार रेडियो एक्टिव डीके होता रहता है, लगातार जो है पार्टिकल्स रिलीज़ करते रहते हैं। मतलब अगर हम ना चाहें तो भी ये आप अपना डिकेमेंट करते रहेंगे लगातार, और इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल तब कर सकते हैं जब हम इनका एक्सप्लोजन करें और उसकी एनर्जी कंजर्व करें। लेकिन अगर ये नेचर में प्रेजेंट है या हमने साथ में कहीं रिजर्व या करके रख रखा है तो इनका रेडियो एक्टिव लगातार डिके होता रहता है, उससे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल रिलीज होते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट कि इसका न्यूक्लियर वेस्टेज जो है, अगर हमने एनर्जी रिलीज़ करी, अब जो साथ में न्यूक्लियर वेस्ट हमें मिला उसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम उसको दूसरे रिवर सोर्सेज या वाटर में फ्लो कर दें तो वहाँ के जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको हार्मफुल हो सकता है, या अगर हम किसी सॉइल पे डालें तो वहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ख़राब हो जाएगी और जो प्लांट्स हैं वो पाएंगे या एकदम से डेड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, और तीसरी बात कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा उसमें खतरा भी होता है। कैसे कि अगर कहीं बाय चांस जो पावर रिएक्टर्स में कहीं पे लीकेज है और कहीं से वो लूज़ हो जाता है और कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो गई तो वो वहाँ के आसपास की सोसाइटीज़ को बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट करती है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसकी वजह से न्यूक्लियर पावर जनरेशन अभी भी जो है वो 3% के आसपास ही रहता है और कुछ इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए हम 30% तक का यूज़ करते हैं। तो अभी भी जो लार्ज पार्ट है 70% वो फॉसिल फ्यूल्स या दूसरे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से आता है। ठीक, ये तो कुछ डेटा की बात थी और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स इंडिया में बेस्ड हैं। अब अगर हम बात करें एनवायरनमेंट कॉन्सिक्वेंसेस की, कि हमने अभी तक देखा कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज थे जो हम पुराने समय से यूज़ करके आ रहे हैं, पारंपरिक जैसे फॉसिल फ्यूल्स, देन उसके बाद दूसरे फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोलियम, कोल वगैरह, इन सब से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमने दूसरे मॉडर्न मेथड्स क्या देखे? बायोमास पढ़ा। ठीक, अब बायोमास में भी अगर हम गैस को बर्न करते हैं तो हो सकता है
लेस पॉल्यूशन हो, लेकिन उसमें भी गैस रिलीज होती है। देन हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कुछ और देखे, जैसे विंड एनर्जी, और देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देखा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में वाटर रिन्यूएबल सोर्स है, लेकिन उसके तुमने इकोलॉजिकल डैमेज देखे। ठीक, तो अब हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए जो भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने डिस्कस करा। आगे देखते हैं। अब अगर हम एनवायरमेंटल जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, हमने जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखे तो उनके हर एक का हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ा। तो ये एक्चुअली में क्या है कि एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस या क्या इफेक्ट हुए फॉसिल फ्यूल्स या जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी हमने यूज़ करा। तो जो भी हमने पॉइंट वाइज देखे थे सारे कंसेप्ट, वहाँ पर हमने एक तरह से क्या है ये समराइज करा है कि एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के क्या क्या डिसएडवांटेज या क्या इफेक्ट हुआ। तो पहला जो पॉइंट है ये हमने पढ़ा कि जब भी फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं उनकी वजह से एसिड रेन्स होती हैं, क्योंकि हमने ये बात बहुत अच्छे से समझी थी कि एसिड रेन्स क्यों हो रही है, क्योंकि उससे पहले जो भी फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, चाहे वो किसी व्हीकल में हो या कोल बर्न हो या दूसरे एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्टर्स में या पावर प्लांट्स में, तो जब उसमें बर्न होते हैं तो जो हमारे पास गैसेस रिलीज होती हैं वो होती है एसिडिक ऑक्साइड्स। तो जो एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर से एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और जब रेन आएगी तो वाटर से रिएक्ट करके एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो वो सारी एसिड रेन, ये हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस करा था। अब जब ये एसिड रेन गिरेगी तो ये क्रॉप, सॉइल और एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करेगी। एक्वेटिक लाइफ जो वहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्रॉप जो कि पूरे एनवायरनमेंट में ऐसे प्रेजेंट है फील्ड्स में, ठीक, जो उन पे गिरेगा तो एसिड जो है अफेक्ट करेगा क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को। देन सेकंड पॉइंट है कि ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है ना। जैसा हमें पता है कि CO2 हमारे एनवायरनमेंट में 0.1% के आसपास है। अब ये जितना कम रहती है उतना ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक रहता है ना। कैसे कि ये जो गैस है, इस तरीके की जो गैस होती है, ये टेम्परेचर इंक्रीज करती है। मतलब कैसे करेंगी, हीट ट्रैप करती हैं, हमने ग्रीन हाउस से समझा था, ये सब भी हम समझ चुके हैं। तो इसका मीन्स कि ग्रीन हाउस गैसेस जो प्रोड्यूस हो रही हैं ये हीट ट्रैप करती हैं। अब अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हम क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं कि जो भी सीज वगैरह हैं, जहाँ पर ओशियंस है, उनका वाटर बॉयल करने लग जाएगा। अब ज़रा इमेजिन करो कि अर्थ की 75% जो लैंड है सरफेस वाटर से कवर्ड है, अब पूरा वाटर बॉयल करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो बहुत ही ख़राब स्टेट हो जाएगी अर्थ। एक तरह से जो लिविंग है कि हम आसपास रह सकते हैं तो वो सूटेबल नहीं हो पाएगी। इसीलिए ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग को हम देखते हैं कि कैसे उसको कम कर सकते हैं। ठीक, देन थर्ड पॉइंट क्या कि जो भी हम फायरवुड यूज़ कर रहे हैं या फिर रूरल विलेजेस में यूज़ करते हैं या फिर फायरवुड में तुमने समझा था कि हम चारकोल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, क्योंकि तुम्हें वुड चाहिए तो सीधी सी बात है तुम्हें किसी ट्री से चाहिए, और वो ट्री कहाँ से आएगा, जब तुम्हारे पास फॉरेस्ट में ट्रीज़ हैं उनको तुम कट करोगे तो वो जो डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस है, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल, डिफॉरेस्टेशन डेफिनेशन रटी होगी, समझी होती तो समझो इस बात को कि फॉरेस्ट मतलब जंगल। अब तुम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो मतलब जंगल हटा रहे हो। क्या चीज़ हो सकती है, या तो इंडस्ट्रियल पर्पस हो, या फिर वहाँ पर तुम्हें सोसाइटी बनानी है हाउसिंग की, जो तुम्हें लैंड क्लियर चाहिए, या फिर अगर फायरवुड की ज़रूरत है। अब इससे इफेक्ट क्या हो रहा है, वहाँ की जो सॉइल है उसका सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि ट्रीज जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को अपने पास बांध के रखती है, लेकिन जब वाटर फ्लो होगा तो वो साथ में फर्टाइल सॉइल को लेके चला जाएगा, है ना। और जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ होगी, जंगलों की ट्रीज कम हो जाएंगे तो वो भी सेफ नहीं रहेंगी, वाइल्ड लाइफ खराब हो जाएंगी। ठीक, तो ये किस लिए था, फायरवुड के लिए। देन फोर्थ पॉइंट क्या है कि जब हाइड्रो पावर प्लांट्स जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसके लिए तुमने समझा था कि एक डैम का प्रिपरेशन करते हैं, बहुत हाई हाइट पर पानी कलेक्ट करते हैं, रिजर्वर होता है, देन उसमें हम ऊपर हाइट से नीचे गिराते हैं, काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन घूमता है। सारी चीज़ें हमने हाइड्रो पावर प्लांट वाले टॉपिक में
समझी थी, तो उससे इकोलॉजिकल डैमेज हुआ था, क्योंकि जो भी आसपास की वाइल्ड लाइफ थी अब उसको वाटर अवेलेबल नहीं होगा उस सोर्स से, क्योंकि अब बाउंड्रीज वॉल्स वगैरह वहाँ पे कंस्ट्रक्ट की जा चुकी है। इसका मीन्स उन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा। इससे इकोलॉजिकल डैमेज होता है, एक्वाटिक एनिमल्स को भी होता है, साथ में जो वाइल्ड लाइफ है उसके आसपास की उसको भी। देन फोर्थ फिफ्थ पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस करा कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके बहुत सारे हजार्ड्स भी हैं या बहुत सारे हजार्डस इफेक्ट्स हैं। कैसे कि जो रेडियो एक्टिविटी अगर एनवायरनमेंट में लीक होती है, ठीक, तो उससे जो आसपास के एनवायरनमेंट है या हमारी जो बॉडीज़ हैं उसमें कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो हैं बढ़ जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की। तो इस चैप्टर में अगर हम समराइज़ करें तो हमने क्या क्या बातें समझी कि पहली बात कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हम यूज़ करते हैं, एनर्जी मिलती है, नेचुरल गैस है, मीथेन का कंजप्शन, सीएनजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ये सारी गैसेस, ये सब कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। इनका यूज़ अच्छा है, एनर्जी बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन इससे पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स की तरफ गए तो उनमें पॉल्यूशन था, बहुत ही कम था या फिर नहीं, ना के बराबर था। हमने वाटर देखा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, विंड एनर्जी देखा, नो पॉल्यूशन, सोलर एनर्जी देखा, कोई पॉल्यूशन नहीं। लेकिन इनके कुछ इफ़ेक्ट्स भी दिखे, या एक तरह से अगर हमने लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करे तो प्रॉब्लम्स हुई थी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में देख ला तुमने, इलेक्ट्रिक इकोलॉजिकल डैमेज वगैरह आते हैं। ठीक, और विंड एनर्जी में बहुत ज़्यादा हेक्टेयर ऑफ लैंड चाहिए। तो ये सारे कंसेप्ट थे इस पूरे चैप्टर के, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। तो अब इसके अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब क्वेश्चंस डिस्कस करने की बात आती है तो इस क्वेश्चंस में इस चैप्टर में तुमने देखा होगा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है या फिर ऐसी कुछ बात नहीं है जो तुम्हें मैं क्वेश्चंस ऐसे फॉर्मूला वाइज कराऊँ। तो क्वेश्चंस आते कैसे हैं, थ्योरेटिकल आएंगे, पूछेगा कैसे कि वाई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट इज यूजफुल, या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, सोलर एनर्जी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सोलर सेल में होता क्या है, कौन सा एटम होता है, सिलिकॉन होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि हम एक पावर पॉइंट बनाएंगे, क्वेश्चंस उसमें होंगे लगातार और साथ में हम आंसर डिस्कस करेंगे। तो ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन लेक्चर, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो वीडियो को लेक्चर जो भी सारे हैं देख लेना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जो भी इस सीरीज़ के लेक्चर है देखना, क्योंकि जब क्वेश्चन लेक्चर आएगा तो मैं क्वेश्चंस में वीडियो पॉज करूँगा, तुम खुद सोचना उसके आंसर, और जब मैं आंसर बोलूँ तो खुद मैच करना कि तुम कितने सही हो। ठीक, थैंक यू।